बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि जीवों के अंदर जनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक होती है। इसी के साथ साथ हमने अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियों को भी समझा था और हमने पुष्पीय पौधों के अंदर लैंगिक जनन की क्या क्रियाविधि होती है इसे भी अच्छे से समझ लिया था। तो अब इस भाग में हम समझेंगे कि मानव के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने अनुभव किया होगा कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर की लंबाई बढ़ जाती है और भार में भी वृद्धि हो जाती है। जब हम छोटे थे तो क्या होता है, दूध के दांत जो हैं वो उगते हैं और उसके बाद में वो दांत गिर जाते हैं और फिर नए स्थायी दांत निकल आते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो है वो शारीरिक अभिवृद्धि होती है। लेकिन किशोरावस्था के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जिन्हें हम केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं जोड़ सकते हैं। इस समय क्या होता है, हमारा पूरा शारीरिक सौष्ठव यानी कि शारीरिक गठन ही बदल जाता है। बहुत सारे नए लक्षण आते हैं, शारीरिक अनुपात बदलता है और इसी के साथ साथ जो संवेदनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस हैं वो भी चेंज होने लगते हैं। तो अलग अलग परिवर्तन जो होते हैं वो इस अवस्था में दिखाई देते हैं। तो इनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियों के अंदर एक समान होते हैं, जैसे कि शरीर के कुछ नए भागों में, कहाँ पर, आर्मपिट में या फिर जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पर बाल निकलने लगते हैं। इसी के साथ साथ देखिए क्या होता है, जो पैर, हाथ और चेहरे पर भी क्या होंगे, महीन रोम हमें दिखाई देते हैं। जो स्किन होती है वो ऑयली होने लग जाती है, कभी कभी उनमें पिंपल्स भी हो जाते हैं और इस अवस्था में हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। देखिए जो बाल्यावस्था होती है उसमें हम अपने प्रति, स्वयं के प्रति इतने सजग नहीं होते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है या फिर हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं। लेकिन किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, हम अपने आप को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने लगते हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या दिख रहे हैं, हम कैसा बोल रहे हैं या कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसके अवस्था के अंदर जो है हमारी भावनाओं में, संवेदनाओं में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए इस अवस्था में कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो लड़के और लड़कियों के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे कि लड़कियों के अंदर स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और इस समय लड़कियों के अंदर रजोधर्म भी प्रारंभ होता है। लड़कों के अंदर क्या परिवर्तन आएंगे, इनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आती है और इनकी आवाज़ जो है वो फटने लगती है, मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है। तो देखिए जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होने लगती है। किशोरावस्था के अंदर क्या होगा, जब हम किशोरावस्था में प्रवेश कर गए हैं तो शरीर की जो सामान्य वृद्धि दर थी वो थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जो जनन ऊतक हैं वो तेजी से परिपक्व होना प्रारंभ कर देते हैं। तो किशोरावस्था की जो अवधि है ये क्या कहलाती है, यौवनारंभ, प्यूबर्टी कहलाती है। तो इसी अवधि के अंदर क्या होंगे, शरीर के अंदर अनेक जो है वो बदलाव हमें दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो से ही किशोरावस्था प्रारंभ हो रही है तो नर जनन अंग और जो मादा जनन अंग है उनका विकास तेजी से होने लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नर जनन तंत्र की। तो देखिए नर जनन तंत्र हम किसे कहेंगे कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग और इस जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले जो अंग हैं यही सम्मिलित रूप से नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। एक तो वो अंग जो क्या करेंगे, जनन कोशिका को उत्पादित करेंगे, उसी के साथ साथ वे अंग जो जनन कोशिका को कहाँ तक ले जाएंगे, निषेचन के स्थान तक पहुंचाएंगे। तो ये सभी अंग मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये मानव के नर जनन तंत्र का चित्र है। इसके अंदर देखिए वृषण जो है वो वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं, उदर गुहा से थोड़े बाहर की ओर ये स्थित होते हैं और वृषण से शुक्र वाहिनियां निकलती है जो क्या करेगी, शुक्राणु के स्थानांतरण में सहायता करती है। तो जो वृषण है इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक जो ताप होता है वो शरीर के ताप से कम होता है। तो इसीलिए ये उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुषों में ये शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण करता है। इसी के साथ साथ लड़कों के अंदर जो यौवनारंभ के लक्षण है, यौवनावस्था के लक्षण है, उन्हें भी नियंत्रित करता है। जैसे कि लड़कों के अंदर दाढ़ी मूछ का उगना, आवाज का मोटा होना, इन लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित करता है। अब वृषण के अंदर जो शुक्राणु उत्पादित हुए हैं इनका मोचन शुक्र वाहिकाओं के द्वारा
होता है। जो शुक्र वाहिकाएं होती है, दोनों वृषण से जो शुक्र वाहिकाएं निकल रही है, ये मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नलिका बनाती है। तो इस संयुक्त नलिका के अंदर क्या होगा, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है और शुक्राशय है, ये अपने स्राव को इस शुक्रवाहिका में डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, शुक्राणु जो होंगे वो एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। अब जब शुक्राणु तरल माध्यम में आ गए हैं तो उनका स्थानांतरण जो है वो सरलता से हो जाता है। इसी के साथ साथ ये जो स्राव है, ये इन शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। तो देखिए, शुक्राणु क्या है, एक सूक्ष्म संरचना है जिसके अंदर क्या होंगे, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जो नर युग्मक है उसके अंदर क्या है, नर के आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है, जो क्या होगी, अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। तो इन शुक्राणु के अंदर एक लंबी पूंछ होती है, और ये पूंछ किसमें सहायता करती है, ये मादा जनन कोशिका की ओर इन्हें जाने में सहायता करती है। तो अब शुक्राणु कहाँ पहुंचेंगे, मादा जनन तंत्र तक पहुंचते हैं, यानी कि मादा युग्मक तक इन्हें पहुंचना होता है। आगे हम समझते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो ये मनुष्य का मादा जनन तंत्र का चित्र है। इसमें देखिए, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और दोनों अंडाशय से जो है एक एक अंडवाहिका निकलती है। ये अंडवाहिका आगे जाकर एक थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। तो मादा जनन कोशिका या अंड कोशिका जिसे हम कह रहे हैं, उसका निर्माण कहाँ पर होगा, अंडाशय के अंदर होता है। और ये जो अंडाशय होता है, कुछ हार्मोन भी स्रावित करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन। तो क्या होता है, जब लड़की का जन्म होता है उस समय ही अंडाशय के अंदर हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंड उपस्थित होते हैं। कैसे अंड हैं ये, अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। लेकिन जब यौवन का आरंभ होगा, यौवनारंभ की स्थिति है, इनमें क्या होगा, कुछ अंड जो होते हैं वो परिपक्व होने लगते हैं। तो जो दोनों ओर के अंडाशय हैं, दोनों में से किसी भी एक अंडाशय से जो है 1 महीने में एक अंड परिपक्व होता है। तो अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ये अंड कोशिका जो है वो गर्भाशय तक ले जाई जाती है। अंडवाहिका से होते हुए कहाँ पहुँचता है, ये गर्भाशय तक पहुँचता है। तो दोनों जो अंडवाहिकाएं हैं वो संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे ही क्या कहते हैं, हम गर्भाशय कहते हैं। अभी हमने चित्र में देखा था कि दोनों ओर से जो अंडवाहिकाएं आ रही है वो क्या करती है, एक थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, हम गर्भाशय कहते हैं। तो ये जो गर्भाशय है, ये ग्रीवा के द्वारा कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि जब मैथुन के समय शुक्राणु क्या करेंगे, योनि मार्ग के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहां से होते हुए ऊपर की ओर ये यात्रा करेंगे और कहाँ पहुंच जाते हैं, अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि नर युग्मक को कहाँ पहुंचना है, मादा युग्मक तक पहुंचना होता है, और वहां पर ये अंड कोशिका से मिल जाते हैं, उसके साथ में संलयन कर लेते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है। तो जो निषेचित अंडा है ये क्या करेगा, जल्दी जल्दी विभाजित होने लगेगा। तो इससे क्या होगा, कोशिकाओं की एक गेंद जैसी संरचना या भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ये जो भ्रूण है ये गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाता है और लगातार इसके अंदर विभाजन होते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है, जिससे क्या होगा, जीव के अंगों का विकास हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, माँ का जो शरीर होता है ये गर्भ धारण और उसके विकास के लिए, उसके पोषण के लिए जो है वो विशेष रूप से अनुकूलित होता है। तो इसीलिए महिलाओं के अंदर गर्भाशय जो है वो प्रत्येक मास जो है भ्रूण को ग्रहण करने और उनके पोषण के लिए तैयारी करता है। तो इसकी जो आंतरिक परत होती है वो मोटी होती जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु यहाँ पर रुधिर का प्रवाह भी बढ़ जाता है। गर्भाशय हर महीने इसके लिए तैयारी करता है। तो क्या होगा, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, तो इसके लिए इसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये जो प्लेसेंटा होता है एक तश्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति के अंदर धंसी होती है। तो इसके अंदर भ्रूण की ओर के प्रवर्ध जो होते हैं, भ्रूण का जो ऊतक है उसके अंदर भी प्रवर्ध धंसे हुए होते हैं। तो माँ के ऊतकों के अंदर जो रक्त स्थान है वो क्या करते हैं, इस प्रवर्ध को आच्छादित कर लेते हैं, क्योंकि भ्रूण क्या करेगा, माँ का जो रुधिर है वहीं से ही पोषण प्राप्त करेगा। तो इसीलिए इसमें प्रवर्ध जो होते हैं वो भ्रूण के ऊतकों में धंसे हुए होते हैं। तो माँ से क्या होगा, भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु वृहद क्षेत्रफल उपलब्ध करवाते हैं। किसके माध्यम से होगा स्थानांतरण, प्लेसेंटा के माध्यम से। तो जो विकासशील भ्रूण है वो क्या करेगा, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न करेगा, तो जिन्हें भी क्या किया जाएगा, जिनका निपटान भी माँ के रुधिर में स्थानांतरण के द्वारा ही किया जाता है। तो ये काम भी कौन करता है, यहाँ पर प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। और जब माँ के शरीर के अंदर गर्भ का विकास हो रहा है तो इसके लिए कितना समय लगता है, 9 मास का समय
लगता है। मनुष्य के अंदर जो गर्भकाल की अवधि है वो कितनी है, 9 मास होती है। और जब गर्भाशय की पेशियों के अंदर संकुचन होता है, तीव्रता से संकुचन होता है, लयबद्ध संकुचन होता है, तो इससे जो है शिशु का जन्म होता है। जब गर्भकाल पूरा हो जाता है, गर्भधारण की अवधि पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है, गर्भाशय की जो पेशियां होती है लयबद्ध संकुचन करती है, जिससे शिशु का जन्म होता है। तो इस तरह से मानव के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अभी हमने देखा कि जो गर्भाशय है वो हर मास जो है इसके लिए तैयारी करता है कि गर्भधारण हो तो उसकी परत कैसी हो जाती है, मोटी होने लगती है। लेकिन यदि मान लीजिए अंड कोशिका निषेचित नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो ये लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय जो है वो क्या करता है, प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। तो इसीलिए निषेचन के द्वारा निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी क्या करता है, हर महीने तैयारी करता है, क्योंकि हर महीने किसी न किसी अंडाशय से क्या होगा, अंड का मोचन होगा। तो गर्भाशय भी हर महीने इसके लिए तैयारी करता है। तो इसकी भित्ति जो होती है वो मांसल और स्पंजी हो जाती है। तो ये अंड के निषेचन होने की अवस्था में तो क्या कार्य करेगी, उसके पोषण का कार्य करेगी। लेकिन यदि मान लीजिए निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है, निषेचन नहीं हुआ है, तो इस अवस्था में इस परत की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसलिए ये जो परत होती है धीरे धीरे टूटने लगती है और योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में ये बाहर निकाल दी जाती है। तो इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। तो रजोधर्म की जो अवधि होती है, ऋतुस्राव की अवधि होती है, ये कितनी होती है, 2 से लगाकर 8 दिनों तक की हो सकती है। तो इसीलिए लड़कियों में या महिलाओं के अंदर जो है प्रत्येक मास ऋतुस्राव होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य की। तो देखिए स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इसीलिए जनन स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि लैंगिक परिपक्वता जो है ये क्या है, एक क्रमिक प्रक्रम होता है और ये जब भी चलता रहता है जब क्या हो रहा है, शारीरिक वृद्धि भी हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि पहले शारीरिक वृद्धि होगी उसके बाद में व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता आएगी। ये क्या है, एक क्रमिक प्रक्रम है। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। तो देखिए लैंगिक जनन के द्वारा जब लैंगिक जनन की क्रिया हो रही है तो क्या होता है, कुछ रोगों के संचरण की संभावना बढ़ जाती है। लैंगिक क्रिया के दौरान कुछ जीवाणु जनित रोग जैसे कि गोनेरिया और सिफिलिस या वायरस जनित रोग, मस्सा या HIV एड्स जो है, इन रोगों के संचरण की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ देखिए लैंगिक क्रिया के द्वारा गर्भ धारण की संभावना भी सदा बनी रहती है, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसलिए गर्भ धारण की संभावना भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो जो गर्भ धारण की अवस्था होती है इसमें क्या होगा, स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति जो है वो बढ़ जाती है। और यदि माता इसके लिए तैयार नहीं है, गर्भ धारण के लिए तैयार नहीं है, तो इसका उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है ऐसी अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि गर्भ धारण को रोका जा सके। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक अवरोध के बारे में। तो यांत्रिक अवरोध विधि में क्या किया जाएगा, शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोका जाता है। तो देखिए यहाँ पर शिशन को ढकने वाले अथवा योनि में रखने वाली कुछ युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं के अंदर जो है लूप अथवा कॉपर टी जो है उसे भी गर्भाशय में स्थापित करके गर्भाधान को रोका जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर रासायनिक अवरोध की, तो कुछ विशेष दवाइयाँ क्या करती है, शरीर में हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अंड का मोचन नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर निषेचन की कोई संभावना नहीं बनती है, तो गर्भ धारण की कोई संभावना भी यहाँ पर नहीं रहती है। तो ये जो दवाइयाँ होती है ये सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती है। नेक्स्ट बात करें हम शल्य क्रिया अवरोध की, तो इस विधि में क्या किया जाएगा, शल्य क्रिया के द्वारा पुरुषों की जो शुक्र वाहिका है इन्हें अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, शुक्राणुओं का जो स्थानांतरण है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसी के साथ साथ महिलाओं के अंदर जो है अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब है उसे अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो अंड है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए यहाँ पर गर्भ धारण की कोई संभावना नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये अलग अलग विधियां हैं जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, गर्भ धारण को रोका जा सकता है। इसी के साथ साथ इसके द्वारा यौन संचरित रोगों को भी रोका जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर ये मनुष्य के अंदर हमने लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझी, तो हम इस बात को भी अच्छे से समझ गए हैं कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसके अंदर नर और मादा दोनों का होना आवश्यक
होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जनन है ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव क्या करेगा, अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं, पॉपुलेशन को ये बढ़ाते हैं और एक समष्टि के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर इसके आकार का निर्धारण करते हैं। यदि मान लीजिए क्या होगा, जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो समष्टि का आकार बढ़ जाएगा, और यदि जन्म दर कम है मृत्यु दर अधिक है तो क्या होगा, समष्टि का जो आकार है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से जनन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जीव अपनी समष्टि के अंदर वृद्धि करते हैं, जिससे जो जाति है उनकी स्पीशीज है उसका स्थायित्व बना रहता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय हैं ये क्या करते हैं, अपने स्राव को शुक्र वाहिका में डालते हैं, जो क्या करेगा, शुक्राणु जो है वो एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, शुक्राणु को एक तरल माध्यम ये प्रदान कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, शुक्राणु का स्थानांतरण सरलता से हो जाता है और इसी के साथ साथ ये जो स्राव है ये शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो देखिए निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, स्तनों के आकार में वृद्धि होती है, जननांग क्षेत्रों में बाल निकलने लगते हैं और इसी के साथ साथ ऋतुस्राव का प्रारंभ भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे पूछा है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो हमने देखा था कि एक तश्तरी नुमा संरचना जिसे क्या कहते हैं हम, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करते हैं, वो भ्रूण के और माता के जो ऊतक हैं उनके अंदर धसे हुए होते हैं, प्रवर्ध उसमें निकले हुए होते हैं, जिनके द्वारा माता के शरीर से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण प्राप्त होता है। इसके लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक तश्तरी नुमा संरचना होती है और गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। तो इसमें भ्रूण की और के जो ऊतक होते हैं उसमें भी प्रवर्ध निकले होते हैं। तो माँ के ऊतकों के अंदर जो रक्त स्थान होते हैं वो क्या करेंगे, जो इस प्रवर्ध को आच्छादित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माँ से भ्रूण को पोषण जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ जो है वो प्रदान करने के लिए एक वृहद क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। तो माँ के रुधिर के द्वारा ही इस भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर टी क्या है, कॉपर टी केवल एक गर्भाधान को रोकने की युक्ति है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि नहीं, कॉपर टी किसी महिला की यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं कर सकती है। ये सिर्फ क्या करते हैं, गर्भ धारण को रोकने में ही सहायक होती है, यौन संचरित रोगों को इसके द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।